बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो एक कॉल थी अपोजिशन की जानिब से यौम स्याह की 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, उस कॉल के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। पंजाब में तो उतना बड़ा नहीं, क्योंकि पंजाब में आप सब जानते हैं कि वकला ही निकल पाते हैं बड़ी मुश्किल से, या कहीं पर अरकान असम्बली निकल पाते हैं कभी कभी असम्बली के बाहर। बाकी पूरे पंजाब के अंदर फस्तायत का एक राज है, यानी मरीम नवाज साहिबा किसी को निकलने नहीं देती हैं। और बिल्कुल एक जैसे हसीना वाजिद ने माहौल बनाया हुआ था बांग्लादेश में, बिल्कुल वैसा माहौल बनाया हुआ मरीम नवाज ने पंजाब में। और फस्तायत के साथ, जुल्म के साथ, जबर के साथ पुलिस को, वेपन्स को, डंडों को, गिरफ्तारियों को, हिरासत को, इन चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाना चाहते हैं जमहूरी अंदाज में। तो स्वाबी में हुआ जी सबसे बड़ा जलसा, 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ यौम स्याह मनाया गया। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे जो अहम खिताब था वो असद कैसर साहब का था। ये ज़िला भी उनका अपना है। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान के आइन में जब भी कोई बड़ी तरमीम आती है तो बड़ी शख्सियात को फ़ायदा होता है। हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की पैरोकार बनी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि वो आवाम के वोटों से तो मुंतखब हुए ही नहीं। IMF की रिपोर्ट में बताया गया कि इस वक्त पाकिस्तान का इंतजामी ढांचा बदतरीन हालत में है। हमारी हुकूमत में अफगानिस्तान के साथ दो तरफा तजारत थी, अब 40 दिन से बंद है। हम जंग नहीं, अमन और रोज़गार चाहते हैं। यौम स्याह का मकसद यह है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर बादशाहत की तरफ चला गया है। असम्बली में अपोजिशन रहनुमाओं की तकारीर को सेंसर किया जा रहा है। हमने सोचा पीपल्स पार्टी में भुट्टो के जरासीम अभी तक बाकी होंगे, वो इसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन वो भी इसके सामने लेट गए। हारा हुआ नवाज शरीफ हुकूमत में बैठकर कानून तब्दील कर रहा है। इमरान खान की रिहाई कोई मुश्किल नहीं, लेकिन हम खान के लिए इंसाफ चाहते हैं। ये मुल्क बनाना रिपब्लिक बना हुआ है, अदालतों के बाद इख्तियारात ही नहीं है। इस वक्त मुल्क में अमलन डंडे की हुकूमत है। मैं जजेस से कहता हूं कि आप इंसाफ के लिए खड़े हों, आप कानून और आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हों। हम आपके साथ हैं, आप इंसाफ के लिए खड़े हों। जिन जजेस ने इस्तीफा दिया, हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। जितनी भी कानून साजी उन्होंने की है, हम सबको ख़त्म करेंगे। मीडिया पर पाबंदी की तमाम कानून साजी को भी हम ख़त्म करेंगे। ये जनाब PTI के और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एक तरह से मुतालबात और उनका आज़म मैंने आपके सामने रखा। इमरान खान साहब की बहनों पे टॉर्चर के हवाले से भी बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए, और 26वीं 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ और इमरान खान की बहनों के ऊपर होने वाले टॉर्चर के ख़िलाफ़ आज जुम्मे के रोज़ जो है वो ज़िला खैबर में इकबाल अफरीदी, अब्दुल गनी अफरीदी ने बहुत बड़ी तादाद में आवाम के साथ मिलकर एक मुज़ाहरा किया। उसके अलावा जो है वो लाल किला में, फिर पेशावर सूरी पुल पे, फिर सक्खर में वकला ने एक बड़ा एहतजाज किया। मालाकंड में एक बड़ा इज्तिमा हुआ है, और तख्त बाई में भी एक बहुत बड़ा इज्तिमा देखने में आया। तो ये सारे लोग इकट्ठे हुए, लगभग 1 दर्जन के करीब अभी तक जगह जो मैंने देखी है वहाँ पे ये एहतजाज हुआ है 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ। और साथ में ये भी एहतजाज किया गया कि इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर जो बदतरीन तशद्दुद किया गया वो किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। अच्छा, हुकूमत जो है वो इसके ऊपर अजीबोगरीब लेतो लाल से काम ले रही है। हुकूमती लोगों से जब पूछा कि इमरान खान की बहनों पर तशद्दुद, वो मानते ही नहीं है। अच्छा, कई हमारे सहाफ़ी भी ऐसे बेशरम है, वो भी ये कहते हैं जी कोई टॉर्चर नहीं हुआ। भाई वो सारी दुनिया देख रही है, और उनकी हालत देखें। इससे पहले कई दफ़ा वो बहनें वहाँ पे आई है, कई दफ़ा उन्हें गिरफ्तार किया गया, कई दफ़ा उन्हें पकड़ के गाड़ियों में डाला गया, कई दफ़ा उन्हें ले जाके बहुत दूर दूर छोड़ कर आ गए। ये सारा कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया है ना। कई मरतबा उन्होंने आंसू गैस बर्दाश्त की, बहुत दफ़ा धक्कम पेल भी हुई, वो भी उन्होंने बर्दाश्त की। उनके ऊपर अंडे फेंके गए, वो भी उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन उन्होंने कभी तशद्दुद की शिकायत तो नहीं की। अगर पहली मरतबा उन्होंने तशद्दुद की शिकायत की है, और उसकी वीडियो बाकायदा मौजूद है कि वहाँ पे लोग बैठ के जिस तरीके से उनके हाथ मल रहे हैं। ये जो इमरान खान की बहन है नौरीन खानम, इनके हाथ पे चोट भी लगी हुई थी माजी में, और एक फ्रैक्चर था गालिबन, और वही उनकी चोट जो है वो दोबारा दुखी है। उनको बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा है सड़क के ऊपर। किसी को कहने में अच्छा तो नहीं लगता। अब वो खुद अपने मुंह से बता रही है विक्टिम कि हमें इस तरीके से टॉर्चर किया गया। पहले जो है कुछ टाउट्स आए थे, उन्होंने आकर कहा जी ठीक है, ये हो जाता है टॉर्चर, कोई बात नहीं, ये पुलिस जब करती है एक्टिविटी तो फिर टॉर्चर हो जाता है। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी ऐसी मिलती जुलती बात की कि ये इंतजामिया का इख्तियार है कि वो उठाएं, आकर उन्होंने अपना इख्तियार एक्सरसाइज किया है। लेकिन बाद में सारे मुकदमा शुरू हो गए कि जी ऐसा वाकई कोई नहीं हुआ। और बीच में, और ये आइडिया कोई और नहीं देता, सियासतदानों को तो समझ ही नहीं है इसकी। ये हमारे अपने मीडिया इंडस्ट्री के बहुत सारे टाउट्स हैं जो बैठ जाते हैं टीवी के ऊपर और बैठ कर कहते हैं जनाब ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ये जुल्म को नॉर्मलाइज करते हैं। जब इनके अपने ऊपर जुल्म होगा ना, तब इन्हें पता चलेगा। नाज़रीन, अल्लाह ना करे किसी के ऊपर जुल्म हो, लेकिन ये दुनिया जो है ना, ये यहाँ मकाफात अमल है, आपको बहुत सारी चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। नाज़रीन, ये दूसरी एक और खबर, क्योंकि यहाँ पे जलसों में हर जगह पे तस्करा हो रहा है IMF की रिपोर्ट का, तो इस रिपोर्ट का एक हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे रिपोर्ट का एक हिस्सा कैसा है कि पाकिस्तान की जो GDP है उसका 6.5% करप्शन की नज़र हो जाता है। GDP कहते हैं मजमूई कौमी पैदावार को।
यानी एक मुल्क जितनी भी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बनाता है एक साल के अंदर, जितने पैसे की भी, वो सारा मिलाकर उस मुल्क का जीडीपी होता है। ये उसका मुकम्मल हुजम होता है। मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा, इंडिया को तो बेशुमार है, बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान से आगे हैं, लेकिन पाकिस्तान का जीडीपी जो है वो 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक वो लगभग उसकी तादाद 373 अरब डॉलर बनती है। 373 अरब डॉलर का जीडीपी है पाकिस्तान का टोटल 2024 का, जो साल पीछे ख़त्म हो गया। अच्छा, इसमें अगर 6.5% आप निकाल देना करप्शन का पैसा, तो वो 24.2 अरब डॉलर बनता है। पाकिस्तान एक अरब डॉलर के लिए कभी सऊदीया भागता है, कभी यूएई भागता है, कभी उसको रोल ओवर करने के लिए चाइना में भागता है, कभी पाकिस्तान किसी मुल्क के पास जाता है। आईएमएफ से 1.5 अरब डॉलर, 1.2 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान 6 महीने मुज़ाकरात, साल मुज़ाकरात करता रहता है। तो इससे बहुत ज़्यादा पैसे पाकिस्तान में करप्शन की नज़र हो जाते हैं, 24.2 अरब डॉलर। और ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है जनाब आईएमएफ अपनी रिपोर्ट के अंदर कि ये तो पाकिस्तान में करप्शन हो रही है। आप सिर्फ करप्शन रोक लें तो आपको दुनिया से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और करप्शन पाकिस्तान के पूरे सरकारी निज़ाम का हिस्सा बन चुकी है। ये बात भी आईएमएफ ने बिल आखिर बता दी कि जनाब यहां पे करप्शन का इलाज कोई नहीं हुआ, पूरे के पूरे सिस्टम की जड़ों में करप्शन बैठ गई है और ये सारे ही करप्ट हो चुके हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। और माफियाज इस मुल्क को चला रहे हैं। वो मिसालें दे देकर उन्होंने बताया। अब जरा देखिए रुपयों में कितने पैसे बनते हैं। 6,895 अरब रुपए। 1 अरब रुपया पता है कितना ज्यादा होता है? 100 करोड़ रुपए का 1 अरब होता है। 6,895 अरब रुपए की करप्शन होती है पाकिस्तान में एक साल में। जीडीपी बढ़ेगा, ये करप्शन भी बढ़ेगी। तो नाज़रीन, अगर ऐसी पाकिस्तान में करप्शन चलती रही तो फिर पाकिस्तान का हल तो कोई नहीं है। आपको करप्शन रोकनी पड़ेगी, गवर्नेंस बेहतर करनी पड़ेगी, पाकिस्तानियों को एतमाद देना पड़ेगा, पाकिस्तान की अदलिया को आज़ाद करना पड़ेगा, पाकिस्तान के मीडिया को आज़ादी इज़हार राय देना पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट का एहतराम करना पड़ेगा और इदारे अपना अपना काम करें। और एस्टेब्लिशमेंट जो है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो सिर्फ अपना काम करे, सियासतदानों को उनका काम करने दें। और फिर आप देखिएगा पाकिस्तान को कैसे चौथा गेयर लगता, बल्कि 5वां। पाकिस्तान को ऑटो गेयर लग जाएगा। पाकिस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। बहुत पोटेंशियल है इस मुल्क में। मैं कभी मायूस ही नहीं हुआ। आज लोग बहुत मायूस हैं, मुझे फोन करके कहते हैं हम पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, हम पाकिस्तान से अपना पैसा निकाल के जा रहे हैं, हम पाकिस्तान में काम ही नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा ना, तो यही सारी फैक्ट्रियां आपको कई गुना कीमत में खरीदनी पड़ेंगी। पाकिस्तान बहुत तेजी से बहुत आगे जाएगा। मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ी उम्मीद है। सिर्फ पाकिस्तान में ये चंद चीजें जो मैंने आपको बताया, रूल ऑफ लॉ आ जाए, मैंडेट का एहतराम किया जाए, आज़ादी इज़हार राय आ जाए, पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट पंगे लेना बंद कर दे, इंसानी हकूक की पाबंदियां बंद कर दी जाए, तो आप देखें पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच जाएगा। अदलिया आज़ाद करके आप देखें, फिर देखें आप कैसे पाकिस्तान तरक्की करता। नादरीन, यहां पे 2 नंबरी होती है ना हर चीज़ के अंदर। अब मीनार पाकिस्तान में इजाज़त दी गई जमात इस्लामी को कि आए जनाब आके आप कर ले अपना मुजाहरा। जमात इस्लामी को इजाज़त दे दी, तरीके लबैक के बंदे मार दिए पकड़ के। चंद किलोमीटर दूर यहां से, यानी 20-25 किलोमीटर दूर होगा वो रास्ता मुरीद के, वहां पे तरीके लबैक के बंदे मार दिए, वहां लाशें गिरा दी अमेरिका और इसराइल को दिखाने के लिए। और यहां मीनार पाकिस्तान में जमात इस्लामी को इजाज़त दे रहे हैं। और उधर मुल्तान के अंदर सेनेटर मुश्ताक बाकायदा बताकर जा रहे हैं, सबको बताया कि उन्होंने वहां पे कॉन्फ्रेंस करनी है, सिर्फ गदा कॉन्फ्रेंस, लेकिन उनके ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। उनकी थोड़ी थोड़ी देर बाद वीडियो आ रही थी गाड़ी में से कि जी मेरी गाड़ी को घेर लिया है, यहां पुलिस चारों तरफ फैल गई है, यहां पे जनाब हर तरफ कर्फ्यू लगा दिया है, यहां पे हमें बात ही नहीं करने दी जा रही। फिर एक मस्जिद के अंदर उन्होंने जाके बातचीत की और वहां लोगों को बताया, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे मौजूद थे। लेकिन मुझे हैरत होती है कि ये हुकूमत चाहती क्या है और ये मामला को लेकर किस तरफ जा रही है। यानी इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में अब पाकिस्तान में कोई बात ही नहीं कर सकता। अगर आप इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं, अगर आप अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप पसंद करते हैं वो करने को जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तो फिर तो आप जो मर्जी करें पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप उसकी मुखालफत करेंगे तो फिर आपको सेनेटर मुश्ताक की तरह या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह या जो तहरीक लब्बैक वालों के साथ किया गया, इस तरह कुचल दिया जाएगा। वैसे मेरी इत्तला अभी भी यही है कि तहरीक लब्बैक को घेर घार के वहां ले जाया गया था, उनको ट्रैप किया गया था। और तहरीक लब्बैक की क़यादत आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी ना कभी ये बात जरूर बताएगी कि उन्हें कैसे ट्रैप करके मुरीद के तक पहुंचाया गया, किस तरीके से उनके रास्ते बंद किए गए। क्योंकि मेरी जब इन लोगों से बात हुई थी टेलीफोन पे, जब ये लोग वहां फंसे हुए थे, मैंने उसमें से एक पीस आपको सुनवाया भी उनके शूरा के हेड का, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हम बिल्कुल ट्रैप हो गए हैं। और जो जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई वो एग्जैक्टली उसी तरफ सारा मामला जा रहा है। नाज़रीन, आसिम मुनीर और इमरान खान का फ़र्क क्या है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है, ये आप देखें।
ये डॉक्यूमेंट जारी किया, इसमें उन्होंने लिखा कि अल्लाह ने नून लीग और उसके हैंडलर्स का एक और झूठ और असल यहूदी लॉबी को बेनकाब कर दिया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिखा। जो पोस्टर इन्होंने जारी किया उसमें लिखा है, इमरान खान की उम्मत मुस्लिमा के लिए इज्जत और वकार के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद, और उसके मुकाबले में आमराना हुकूमत का उम्मत मुस्लिमा के सीने में खंजर। यहां पे इमरान खान का अकेले का फोटो है, दूसरी तरफ आसिम मुनीर का बड़ा फोटो, उनके साथ आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल का फोटो है। नवाज शरीफ का फोटो भी होना चाहिए था, ज्यादती की उनके साथ। मियां साहब ने बड़ी मेहनत की है सारे काम में। बहरहाल इसमें जनाब उन्होंने लिखा कि इमरान खान ने मुस्लिम ममालिक यानी मुस्लिम ममालिक यूनाइटेड नेशन में इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर होने पर इमरान खान के मशकूर 16 मार्च 2022 यानी मुसलमान ममालिक इमरान खान के शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई और एक दिन भी रखा गया। जबकि अल अरेबिया की खबर यह आ रही है 18 नवंबर 2025 की। वो खबर यह कहती है कि सलामती काउंसिल में ट्रंप के गजा मंसूबे के हक में करारदाद मंजूर, पाकिस्तान की हमायत। यहूदी लॉबी कौन है, फैसला अवाम की अदालत में। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पोस्टर बनाया। आप इस तरह के पोस्टर बनाएंगे तो चीज़ें मजीद क्लियर होती जाएंगी। अवाम को वैसे ही आइडिया है कौन कहाँ खड़ा है। इससे पहले इमरान खान के दौर में कभी भी इसराइल के खिलाफ बात करना पाकिस्तान के अंदर कोई जुर्म नहीं था, फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा करना पाकिस्तान के अंदर कोई जुर्म नहीं था। लेकिन जब से आसिम मुनीर साहब की हुकूमत आई तब से लेकर अब तक ये सिलसिला जो है वो वन साइडेड चल रहा है। अच्छा, आपको हैरत होगी मैं ये क्यों कहता हूँ कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, आसिम मुनीर की क्यों कहता हूँ। देखिए, शहबाज शरीफ की हुकूमत है ही नहीं। ये इमरान खान और जनरल बाजवा जब इक़्तिदार में थे तो इसी बात की लड़ाई थी कि इक़्तिदार इमरान खान का है या जनरल बाजवा का है, और यही लड़ाई जो है वो हुकूमत के खात्मे का सबब बन गई। तो इमरान खान इक़्तिदार को अपने हाथ में रखने की कोशिश करता था और वो फैसले अपने हाथ में रखने की कोशिश करता था, जो बात मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आई और फिर ये अल्टीमेटली लड़ाई हो गई। लेकिन यहां पे तो कोई लड़ाई है ही नहीं। शहबाज शरीफ बिल्कुल इक़्तिदार अपने हाथ में नहीं रखना चाहता, इक़्तिदार सारा का सारा आसिम मुनीर साहब के पास है। और नाज़रीन, 2 नंबरी पाकिस्तान में क्या हो रही है ये जरा आप दोहरा मेयार चेक करें कि जो सुहेल अफरीदी है उसको नोटिस भिजवा दिया कि जनाब आ जाए, आपने तकरीर क्यों की है। हालांकि वो हल्के में भी नहीं गया, हल्के के बाहर था जहां पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, और उसने सिर्फ वार्न किया कि कोई धांधली नहीं करेगा, कोई 2 नंबरी नहीं करेगा इंतजामिया में। तो इसमें जनाब अब नून लीग वालों ने क्या किया, हुकूमत ने क्या किया, जरा ये चंद आपको मैं चीजें बता देता हूं। एक तो तलाल चौधरी, अवैस लगारी, राणा सनाउल्लाह, ये सारे मिलकर कंपेन कर रहे हैं अपने अपने हलकों में, अपने अपने रिश्तेदारों की दबाकर कंपेन कर रहे हैं। हालांकि इनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ही नहीं है। तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार इनके मुकाबले में खड़ा ही नहीं किया कि ठीक है जाओ कल ही जित लो, क्योंकि यहां तो इन्होंने 2 नंबरी करनी है, फ्रॉड करना है। और ये जो फौजी अदालतों वाली 2 नंबरी की गई है और 9 में जो सजाएं दी गई हैं उनको तो इमरान खान साहब मानते ही नहीं है। लिहाजा यहां पे उन्होंने वैसे भी फस्ताई है, जुल्म और जबर, इलेक्शन तो होता ही नहीं पंजाब में, तो उन्होंने अपने बंदे नहीं खड़े किए, सवाए एक लाहौर की सीट है जहां पे उनका बंदा खड़ा है। तो यहां पे सारे मिलकर कंपेन कर रहे हैं, इनको कोई नोटिस नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वजीर आला ने कंपेन भी नहीं की, उसको नोटिस भी दे दिया कि जनाब धमकी लगाई है आपने। और जावेद अब्बासी साहब ने तो वर्दी के साथ साथ चमड़ी उतारने की भी धमकी लगा दी अफसरान को कि वर्दी नहीं उतारेंगे, चमड़ी भी उतार देंगे। अब उनको अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी किस्म का नोटिस नहीं दिया। ये नादरीन पाकिस्तान में 2 नंबरी चल रही है, और अब से नहीं लंबे अरसे से चल रही है। नादरीन, फजलुर रहमान साहब, क्या अपोजिशन इत्तेहाद का उन्हें सरबराह बनाया जा सकता है? ये कल भी मैंने सवाल उठाया था। देखिए, इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। अब तो बहुत ताखीर हो गई, अब तो फील्ड मार्शल बन गए आसिम मुनीर साहब, 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम भी हो गई, मखसूस नशिस्तों का माले गनीमत भी चला गया। तो फजलुर रहमान साहब को अब अगर बनाया भी गया तो उसका क्या फ़ायदा, वैसे भी वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी है। लेकिन अगर फजलुर रहमान को अपने साथ शामिल कर लें तो ये एक पॉलिटिकल फोर्स ज़रूर शामिल हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ, जिसके नतीजे में पाकिस्तान नए इलेक्शन की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान नए इलेक्शन की तरफ जाता है तो फजलुर रहमान को क्या मिलेगा? फजलुर रहमान साहब को जितनी सीटें पहले मिली हैं इतनी भी नहीं मिलेगी, जो मेरा अंदाज़ा। फजलुर रहमान साहब को उसके लिए अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, मजबूती से खड़ा करना पड़ेगा, अपना सियासी कद बड़ा करना पड़ेगा। जो उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान अपने आप को सियासी नुक्ता नज़र से पहुंचाया, उनको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। और क्या वो कर पाएंगे? इस अपोजिशन इत्तेहाद में आकर अगर वो मेहनत करते हैं और सच्चे दिल से अवामी राय के लिए निकलते हैं और जिद्दोजहद करते हैं 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, तो फिर शायद फजलुर रहमान साहब की बात बने, अदरवाइज मुश्किल है। ख्वाजा आसिफ साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, मंसूर अली खान साहब ये इंटरव्यू ले रहे थे। मैंने इसके इंटरव्यू तो पूरा नहीं सुना, मैंने इसके कुछ क्लिप सुने हैं। मंसूर अली खान साहब ने अच्छा इंटरव्यू किया, लेकिन उसमें ख्वाजा साहब ने 2 बड़ी अजीब किस्म की बातें की। एक उन्होंने कहा जी जजों के मामले में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज हैं उन पर वो साफ मुकर के कहते हैं, वो खुदा की कसम खा ली उन्होंने खुदा की कसम खा ली कि मैं जानता ही नहीं है मामला। हालांकि यही वो जज हैं जिनकी वजह से 27वीं आईनी तरमीम के अंदर ये हिस्सा रखा गया है कि जजों को उनकी मर्जी के खिलाफ भी ट्रांसफ़र किया जा सकेगा दूसरी अदालतों में। अंदाज़ा करें,
ये रखा ही इन जजों की वजह से गया और ख्वाजा साहब मुकर गए कि मुझे पता ही नहीं। ये कैसे हो सकता है कि ना पता हो? पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता और ख्वाजा आसिफ नहीं जानता कि ये वो जज हैं, 4-5 बड़े जज, जिनकी वजह से ये वाला कानून रखा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में लाया जाए। दूसरी एक और उन्होंने गलत बयानी कर दी। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ से जेल में मुलाकातों पर, उन्होंने कहा कोई मुलाकातें नहीं होती थी, बहुत थोड़ी मुलाकातें होती थी। हालांकि मैंने एवरेज निकाल कर आपको बताया था कि 20 मुलाकातें एटलीस्ट रोजाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब की जेल के अंदर होती थी। 20 से 22 मुलाकातें पर डे नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर करते रहे हैं। और ये मैं जेल का बता रहा हूं, कोट लखपत जेल लाहौर का डाटा। और जिस तरह के खाने घर से जाते थे, जिस तरह घर वाले जाते थे, जिस तरह मुलाजिम जाते थे, जिस तरह फिजियोथेरेपिस्ट जाते थे, जिस तरीके से बाहर से डॉक्टर अंदर जाते थे और उनके साथ सारा सारा दिन गुजारते थे, वो तो माहौल ही और था। जो सहाफ़ी जाकर मिलते थे उनसे पूछे ना, 15-15, 18-18 सहाफ़ियों का गोल मेज कॉन्फ्रेंस होता था और पूरी पोलिटिकल बातचीत होती थी। जबकि ख्वाजा आसिफ कह रहे कि नवाज शरीफ साहब से तो हम सियासी बातचीत नहीं करते थे। तो और मियाँ साहब के साथ आप लूडो खेलने जाते थे, या मियाँ साहब के साथ आप कोई फड़न फड़ाई खेलने जाते थे, छुपन छुपाई खेलने जाते थे? भाई मियाँ साहब ने आपके साथ बैठ के पॉलिटिकल बातचीत ही करनी है। 3 दफा का पाकिस्तान का वजीर आजम है, उसने वहां पे बैठ के आपको लतीफे तो नहीं सुनाने ख्वाजा साहब? तो ये और अगर उन्होंने सियासी बात नहीं करनी तो फिर तौबा, ऐसा लीडर कौम को नहीं चाहिए जो 3 दफा वजीर आजम भी रहा हो और जब जेल में बंद हो तो वो लोगों को बुला के इधर उधर की बातें करे या मूड अच्छा करने के लिए बातें करे और वो कोई सियासी बात ना करे। फिर तो उसके जेल काटने का भी फायदा कोई नहीं है, फिर तो जेल से भाग जाना, वो जिस तरह मियाँ साहब निकल कर गए वही फिर उनका दुरुस्त फैसला था। नादरीन, एक और चीज़ है और ये बड़ी अजीब चीज़ है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर करूँ। भारत को ना थोड़ा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। भारत का एक और तैयारा गिर गया और अब जो भारत का तैयारा गिरा है ये एयर शो के दौरान गिरा। जो दुबई एयर शो होता है, बहुत बड़ा एयर शो होता है, उसमें भारतीय जंगी तैयारा एक गिर के जो है वो तबाह हो गया। और ये तेजस तैयारा है भारत का, अच्छा तैयारा, इतना बुरा नहीं है, लेकिन उनका पायलट भी हलाक हो गया भारत का और आलमी सतह पे भारत को फिर रुसवाई का सामना करना पड़ा। दुनिया भर के पायलट बताते हैं तैयारे ऐसे उड़ते हैं, इंडियन पायलट बता रहे हैं काफ़ी अरसे से तैयारे ऐसे गिरते हैं। ये 2018-19 में ये सिलसिला शुरू हुआ था, भारत के तैयारे गिरना शुरू हुए थे और फिर एक मरतबा पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने 2 तैयारे गिरा दिए और उसके बाद फिर दोबारा 5-6 तैयारे गिरा दिए और अब वो डोनाल्ड ट्रंप ने 8 तक पहुंचा दिए हैं। एक तैयारा ये भी गिर गया। पूरी दुनिया को पायलट ये बताते हैं कि जनाब तैयारे उड़ते कैसे हैं। भारतीय पायलट जो है वो ये बताते हैं कि तैयारे गिरते कैसे हैं। मेरे ख्याल में कोई राहु काल आ गया है इंडियन एयरफोर्स के ऊपर और उन्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। इनके तैयारे ऐसे गिर रहे हैं जैसे दूध पीते बच्चे के दांत गिरते हैं और इनको सारे पंडित अपने इकट्ठे करने चाहिए और इकट्ठे करके कोई तरीकाकार निकालें, कोई वहाँ पे कोई चीज़ करें उनकी, जो भी उनके मज़हब में है, कोई रोला रप्पा डालें, कोई थोड़ा सा कोई सदका दें, जैसे पाकिस्तान में हम मुसलमान तो ऐसे बोलते हैं, तो कुछ करें। वो उनका बहुत बुरा वक्त आया हुआ है इंडियन एयरफोर्स का, बेड़े ही गर्क हो गया उनका और एक के बाद एक तैयारा उनका गिर रहा है। तो ये कोई नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए, इससे पहले अपने सारे पंडित इकट्ठे करो और तो कोई हल इसमें बचा नहीं है। या फिर अभिनंदन को पकड़ के उसको कोई उसकी बली छली दे दे। ये मैं अदरा मजाक बात कर रहा हूँ, लेकिन अभिनंदन से ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ और उसके बाद अभिनंदन ने ऐसे चक्कर लगाए हैं भारतीय एयरफोर्स के और मुख्तलिफ दफातर के जैसे वो बहुत बड़ा हीरो है और सारे उससे मुतासिर होकर अब तैयारे गिरने के मिशन पे लग गए हैं कि अगर तैयारा गिराने पे इतनी इज्जत मिलती है जितनी अभिनंदन को मिली है तो अब सारे ही अपना अपना तैयारा ऐसा लगता है गिराने के चक्कर में। भारत को इस पर सोचना चाहिए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।